नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो हर बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमने प्रश्न को रखा है मात्र टॉप 15 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से 2 से 3 नंबर आप लोगों को श्योर हो कि बाल विकास में मिलेंगे और हर बार यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग पिछले वर्ष को उठा के देख लीजिएगा, हर बार उसमें से 2 या 3 नंबर कॉमन होता है जो हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को 3 नंबर श्योर हैं कि मिलेंगे। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न से देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है। यानी देखिए यहाँ पे बात करा है पाठ्य पुस्तक की भूमिका जो होती है कक्षा में किस प्रकार होती है। और यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन हमारा ये करा है कि वे एक राज्य राष्ट्र में अधिगम की एकरूपता बनाए रखता, मतलब ये क्या करा है कि संबंध स्थापित करता है पाठ्य पुस्तक जो होता है। और दूसरा ये करा है कि वे अध्ययन के पाठ्यक्रमों के बारे में शिक्षक और माता पिता को मार्गदर्शन। देखिए यहाँ पे पाठ्यक्रम जो होता है ये तो शिक्षक के लिए उपयोगी है, लेकिन माता पिता के यहाँ पे जोड़ के गलत कर दिया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, छात्र होना चाहिए। छात्र और शिक्षक को क्या करता है, यहाँ पे पाठ्यक्रम के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करता है, नई नई जो आवश्यकताएं उसको निर्धारित करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा गलत हो गया। अब पहले में देखिए राज्य और राष्ट्र की बात किया है, जबकि यहाँ पे कक्षा की बात किया है, तो कक्षा में छात्र से संबंधित होनी चाहिए। तो पहला और दूसरा हमारा गलत हो गया। अब बचा हमारा तीसरा और चौथा, देख लेते हैं तीसरा और चौथा क्या करा है कि वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन। देखिए जो पाठ्यक्रम होता है, जो भी शिक्षक सहायक सामग्रियां होती हैं, ये बालक के लिए और शिक्षक के लिए सीखने का कार्य करता है। एक क्या होता है, ये एक संसाधन होता है। तो राइट आंसर तो हमारा तीसरा है, लेकिन चौथा देख लेते हैं, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री। देखिए संदर्भ सामग्री की बात कर दिया है, यानी व्याख्या की बात किया है, तो ये हमारा गलत है। राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए दूसरा प्रश्न ये करा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ, यहाँ पे समझ प्राप्त की है, किसके द्वारा समझ प्राप्त की है। देखिए पाठचर्या की बात, यहाँ पे फ्रेमवर्क की बात ये है कि एनसीएफ 2005 किसको मानता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा करा है व्यवहारवाद को, दूसरा करा है रचनावाद और तीसरा करा है संज्ञानात्मक सिद्धांत और चौथा करा है कि मानवतावाद। देखिए संज्ञानात्मक सिद्धांत जो होता है बालक से होता है, ठीक है, बालक से होता है। और यहाँ पे रचनावाद जो होता है बालक और शिक्षक दोनों से होता है। तो सबसे उपयुक्त तरीका हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि अपने ज्ञान के द्वारा ही क्या करता है, शिक्षक भी नए नए ज्ञानों का प्रयोग निर्माण करता है और छात्र भी अपने समझ के द्वारा रचना का निर्माण करता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए तीसरा प्रश्न ये करा है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। देखिए कक्षा में जब छात्र को कब प्रेरित समझा जा सकता है, यदि। यहाँ पे यदि प्रश्न दे दिया है, यानी चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे पहला हमारा करा है कि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं तब उन्हें प्रेरित समझा जा सकता है, या फिर वे सभी उपस्थिति में नियमित रहें तब प्रेरित समझा जा सकता है। तीसरा करा है कि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं तब, यानी बार बार प्रश्न पूछना ही क्या होता है, क्या प्रेरित का कारण हो सकता है, नहीं, स्वतः भी बालक प्रेरित हो सकता है। और यहाँ पे देखिए वे अच्छी तरह से वर्दी पहन के आए, ये भी सही है। और देखिए हमारा जो यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए तीसरा तो गलत है, चौथा भी गलत है, और बचा हमारा यहाँ पे कौन, दो बचा, दो और पहला बचा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए, पहला सही होगा या फिर दूसरा। देखिए वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखें, अनुशासन बनाए रखेंगे तभी तो किसी चीज़ के लिए क्या करते हैं, रुचि प्राप्त करेंगे और सही से सीख सकते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, राइट आंसर हमारा पहला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे सोच समझ के प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। देखिए अधिगम सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है बच्चों में सुधार करने के लिए। पहला कह रहा है कि शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। और चौथा कह रहा है कि नियमित मूल्यांकन परीक्षण आयोजित करनी चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, चौथे का राइट आंसर क्या होगा। देखिए चौथे का राइट आंसर क्या होगा, पहले हम देखिए चौथे की बात करते हैं। नियमित मूल्यांकन, यानी बार बार मूल्यांकन करने से क्या होता है, बालक ऊब जाता है और उसकी क्या है, उसके अंदर डर बैठ जाता है कि अगर हम, हो सकता है कि हमारा गलत हो, या फिर जो प्रश्न पूछा जाता है उसे न बताने के लिए छुपता फिरता हो, तो ये हमारा गलत है। और चौथा का तीसरा करा है शिक्षक को वास्तविक जीवन, देखिए वास्तविक जीवन की स्थितियों में बच्चों के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। देखिए बालक चर्चा पर चर्चा के द्वारा खुद ही सीख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका देखिए हमारा पहला है कि शिक्षक विभिन्न उदाहरण, यानी अनेक अनेक प्रकार के उदाहरण देखिए चित्रों के माध्यम से, यानी उदाहरण का मतलब ये है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उदाहरण के यानी यहाँ पे
आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगमन विधि का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे बालक जो होता है अच्छे से सीख सकता है। और राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे तीसरा हमारा गलत होगा। यहाँ पे देखिए शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर, ये हमारा गलत है, क्योंकि जो बालक होता है यहाँ पे देखिए पहले और दूसरे और तीसरे क्रम में वो कुछ नहीं जानता है, उसे आपको सिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले और दूसरे क्रम में जब बालक कक्षा में रहता है तो उसे क्या उदाहरण, अनेक प्रकार के उदाहरण देना चाहिए। और अनेक प्रकार के उदाहरण में आपके वास्तविक जीवन भी शामिल हो जाएगा। और चित्र जो आप उसके आसपास है उसका चित्रण का वर्णन करेंगे, तब भी वास्तविक जीवन की स्थितियों से आप एक दूसरे से मदद कर सकते हैं। तो राइट आंसर सबसे सुटेबल हमारा यहाँ पे पहला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 5वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 5वां प्रश्न ये करा है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह में की मदद करता है। देखिए पहला करा है कि चुप्पी साधे रहने के लिए, और दूसरा करा है कि शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, और चौथा करा है बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, और चौथा करा है कि बच्चों की अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए। तो राइट आंसर 5वें का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए यहाँ पे अनुशासन जो होता है जो अधिगम वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस पे, यहाँ पे देखिए चुप्पी साधेंगे तो यहाँ पे अधिगम कार्य नहीं होगा, क्योंकि बालक चर्चा परिचर्चा के माध्यम से क्या करेगा, यहाँ पे सीखने का प्रयास करेगा। और शिक्षक को निर्देश, देखिए शिक्षक निर्देश देगा तो बालक क्या होता है, निर्देश कई प्रकार के हो सकते हैं, किसी का उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन सबसे राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा रट कर। देखिए एनसीएफ ने कहा है रटने विद्या से मुक्त होना चाहिए, जो हमारी क्लास है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारा बचा चौथा, तो चौथा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों की अपनी शिक्षा को यहाँ पे विनियमित यानी खुद से अपने प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और मॉनिटरिंग करनी चाहिए, यानी खुद से उन्हें रचना करने के लिए अवसर देना चाहिए। तो राइट आंसर चौथा हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए छठा प्रश्न ये कर रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए आनुवंशिकता की बात किया है और पर्यावरण की भूमिका के बारे में बात किया है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए पहला करा है कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित करती है, यानी उनके माता पिता के जो गुण हैं, ठीक है, जो आनुवंशिकता गुण हैं, जो जीन है, ठीक है, उस पर निर्धारित करता है। और दूसरा करा है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकती है। और तीसरा करा है पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और चौथा करा है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पहलू पर्यावरण से अधिगम प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका राइट आंसर छठे का क्या होगा। देखिए छठे का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, विकास जो होता है कुछ पहलू जो होता है आनुवंशिकता, यानी माता पिता के गुण कैसे हैं, ठीक है, उनके स्वभाव कैसा है, उन गुणों के माध्यम से क्या होता है बालक में हस्तांतरण होता है। और पर्यावरण का परिवेश कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। बालक का परिवेश अगर अगर अच्छा नहीं होगा तो बालक क्या होता है शिक्षा ग्रहण करने में उसकी भूमिका, उसकी रुचि जो होती है नहीं होगी। तो यहाँ पे जैसा उसका वातावरण होगा उसके अनुसार बालक ढल जाता है। और आनुवंशिकता, ठीक है, आनुवंशिकता भी उसके गुणों पर बहुत ही अधिक प्रभाव डालता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे, देख लेते हैं सातवां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए सातवां प्रश्न ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार का नहीं किया जा सकता। देखिए पियाजे के सिद्धांत जो है उसके अनुसार नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पे पहला करा है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। और यहाँ पे दूसरा करा है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और यहाँ पे तीसरा करा है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। और चौथा करा है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो राइट आंसर सातवें का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए सातवें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे देखिए पहला करा है कि बच्चे दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, सही है, ये जीन पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे देखिए हमारा बात कर रहा है दूसरा निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये भी सही है, जिन पियाजे ने अपने ही बच्चों पे यहाँ पे प्रयास किया था, प्रयोग किया था। तो राइट आंसर ये भी होगा हमारा। और यहाँ पे देखिए विकास गुणात्मक होता है। देखिए विकास गुणात्मक होता है, हमने कई बार कहा है, अगर ऑप्शन में आप लोगों को गुणात्मक और यहाँ पे धनात्मक दोनों मिल जाए, ठीक है, गुणात्मक और धनात्मक दोनों मिल जाए तो आप दोनों को मारेंगे। ठीक है, अगर दोनों दिया है तो दोनों मारेंगे, अगर दोनों का ऑप्शन नहीं दिया है तो आप केवल गुणात्मक को मारेंगे। तो गुणात्मक चरण में होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं दिया है, बच्चे अपने पर्यावरण क्रिया करते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न पे, देख लेते हैं आठवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि अगर ऑप्शन में अगर गुणात्मक भी है, याद रखिएगा गुणात्मक भी है और यहाँ पे धनात्मक भी है, ठीक है, धनात्मक भी है, ठीक है, तो अगर दोनों ऑप्शन दिया कहा है कि ऑप्शन नंबर 2 1 और 2 दोनों, तो आप दोनों को मारेंगे। अगर 1 और 2 नहीं दिया है तो आप केवल गुणात्मक को मारेंगे, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए आठवां प्रश्न ये करा है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो देखिए पहला ये करा है कि प्रतीकात्मक विचार का विकास, यहाँ पे दूसरा करा है कि हमन्यात्मक, और यहाँ पे करा है दूसरा तीसरा करा है कि अनुत्क्रमणीयता, और यहाँ पे चौथा करा है कि
ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो राइट आंसर हमारा क्या है? देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात किया है। 4 स्तर होते हैं जीन पियाजे के, याद रखिएगा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर होते हैं। यहाँ पे इंद्रजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन चारों को हमने बता दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति जो होती है यहाँ पे अमूर्त अवस्था में होती है, ठीक है। पूर्व यहाँ पे अमूर्त अवस्था में होती है, जिसमें बालक क्या होता है, किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में प्रवेश कर लेता है। उसमें क्या करता है, बालक ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति यानी अपने तर्क का प्रयोग करना शुरू कर देता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 9वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 9वां प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या करा है? देखिए 9वां प्रश्न ये करा है कि के अलावा, यानी ऑप्शन यहाँ पे छूटा है, के अलावा निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए खेल युवा बच्चों में किस प्रकार से भूमिका निभाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ये करा है पहला कि उनकी ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करता है, और यहाँ पे दूसरा करा है ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। देखिए ये हमारा गलत है, ठीक है। समय बिताने का एक सुखद तरीका नहीं हो सकता। अब देखिए तीसरा करा है ये नए कौशल हासिल करने और सीखने की उन्हें कब उपयोग किया जा सकता है, इस खेल के माध्यम से सिखाया जा सकता है। और यहाँ पे चौथा करा है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन का उत्तर आप लोग देंगे, ठीक है। ये इस ऑप्शन का उत्तर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका उत्तर आप ही लोग देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न पे, लेकिन आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा PDF में, ठीक है। और इसका ऑप्शन आप लोगों को देना है, उत्तर देना है आप लोगों को केवल। अब बात करते हैं यहाँ पे हम 10वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? देखिए गंभीर रूप से सोचने के यानी तर्क करने के लिए आमंत्रित करता है। पहला करा है कि सही जवाब क्या है, दूसरा करा है कि क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, और यहाँ पे तीसरा करा है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, और चौथा करा है कि क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। देखिए ये प्रश्न आप लोगों को लगातार 2011 से लेके, ठीक है, 2011 से लेके 2019 तक, ठीक है, 19 तक लगातार प्रश्न ऐसे आए हैं। तो इसे आप लोग अच्छे से करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। देखिए 2011 से लेके याद रखिएगा 19 तक ये लगातार प्रश्न आए हैं, ठीक है। लगातार प्रश्न आए हैं तो 1 नंबर तो यहाँ तो आप लोगों को श्योर है कि मिलेंगे, ठीक है। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, वहाँ से 2011 से 19 तक ये प्रश्न आप लोगों को लगातार मिलेंगे। बस ये क्रम जो है ऊपर का नीचे हो गया है, ठीक है बस। लेकिन और देखिए यही सब जवाब है, और उत्तर आप लोगों को इसका बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो 10वें का राइट आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों को गंभीर रूप से सोचने की बात कर रहा है, तो बालक तर्क करेगा। तो बालक क्या करता है, ये सोचेगा किस प्रकार से हम सॉल्व करें, तो विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा, और इस ऑप्शन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 11वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 11 का प्रश्न हमारा ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए पहला ये करा है कि थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, और यहाँ पे दूसरा करा है कि व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग करना, और यहाँ पे तीसरा करा है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग करना, और चौथा करा है कि करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से विधि। यहाँ पे देखिए प्रगतिशील की बात किया है, तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए पहले क्या करेंगे, बालक जो होता है थीमेटिक इकाई का निर्माण करेगा, यानी प्रश्न कैसे हैं उसे सोचेगा। फिर नियमित इकाई का परीक्षण करेगा, यानी किस प्रकार से इसे कर सकते हैं। फिर रैंकिंग का अवधारणा करेगा, यानी किस प्रकार से इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे देखिए करके सीखने वाला ये परियोजना नहीं होगा, ठीक है। पहले आप किसी भी चीज़ को देखेंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे, फिर इसके बाद उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। देखिए शिक्षा स्वयं ही जीवन है, ये कौन सा प्रगतिशील कथन का बताता है ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा कह रहा है कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों के लिए सीख सकते हैं, अनुभवों से सीख सकते हैं। और दूसरा करा है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। और तीसरा करा है कि जीवन सच्चा शिक्षक है। और चौथा करा है कि स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या होगा? पहला सही होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। तो 12वें का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। 12 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे स्वयं ही जीवन है, इसका तात्पर्य देखिए यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला करा है कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। लेकिन बात क्या है, प्रगतिशील शिक्षा की बात करा है, जिसे हम दूरस्थ शिक्षा के नाम से भी जाने जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे बात किया है उच्च स्तर की बात किया है, ठीक है, उच्च स्तर की बात किया है। और यहाँ पे देखिए दूरस्थ शिक्षा की बात किया है।
दूरस्थ शिक्षा का मतलब ये है कि जो आप इंटरनेट के द्वारा पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी बात किया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर पहले के साथ जाएगा, स्कूल की आवश्यकता नहीं है। दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है, आप घर से ही पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। क्या होता है, इस समय यूट्यूब पर आप नए नए वीडियो देख के अपने ज्ञान को क्या करते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है, नई नई चीज़ों को उपयोगिता में ला सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। दूरस्थ शिक्षा की बात किया, यहाँ पे स्वयं शिक्षा का अनुभव करता है, ये उच्च स्तर की बात किया है। ये ऑप्शन आप लोगों को 2000 यहाँ पे 2017 के क्वेश्चन पेपर में मिला है, उसका आंसर भी पहला ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 13वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 13 का प्रश्न ये करा है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। पहला ये करा है कि इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है। दूसरा करा है ये नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। और तीसरा करा है कि उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। और चौथा करा है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो राइट आंसर 13 का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। नैतिक विकास की जो कोहल वर्ग के नैतिक विकास की संरचना आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। अरहम परहम और यहाँ पे ईगो की भी बात किया गया है। नैतिक समाज के बारे में कोहल वर्ग ने किस प्रकार से बताया है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा, जब भी आप लोगों को प्रश्न में कोई समझ में नहीं आए तो आप याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वो या तो वो सही होता है, जो सबसे छोटा ऑप्शन होता है या तो वो सही होता है, ठीक है। और केवल शब्द जहाँ पे दे दिया जाए वो ऑप्शन आपका गलत होता है, ठीक है। किसी से संबंधित अगर प्रश्न दिया है तो वो भी आपका गलत होगा, ठीक है। सभी को समाहित करके लेके चलना, प्रश्न में ऑप्शन आपका हमेशा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वें का हमारा चौथा सही है। यहाँ पे 14 का प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 का ऑप्शन क्या कह रहा है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। देखिए निकटवर्ती यहाँ पे कह रहा है कि जेडपीडी की बात किया है, ठीक है, जेडपीडी की बात किया है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे बात किया है कि उस संज्ञानात्मक चरण को जब बच्चा, यहाँ पे कह रहा है कि उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। दूसरा कह रहा है कि एक संदर्भ को जिसके बच्चे सहयोग से सही उत्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा हमारा। 14 का राइट आंसर क्या होता है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंधित है। देखिए यहाँ पे 14 का जो राइट आंसर जाएगा हमारा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के। देखिए जेडपीडी में क्या होता है, बच्चे को सहयोग दिया जाता है, उसकी उपचार किया जाता है। जब बालक रुक जाता है तो वहाँ पे उसको क्या किया जाता है, सहायता प्रदान की जाती है, जिसे हम जेडपीडी कहते हैं। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए बात क्या है सहयोग की, तो जेडपीडी से संबंधित है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 15वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए बात क्या है, एक उभयलिंगी व्यक्ति, ठीक है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व तो क्या है। पहला करा है कि मैं आमतौर पर माने एक गए मर्यादा स्त्री गुणों का समायोजन करता है। और दूसरा करा है कि ये मैं दृढ़ और अहंकारी होने की आदत का निर्माण करता है। और यहाँ पे तीसरा करा है समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। और यहाँ पे चौथा करा है स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। देखिए यहाँ पे बात क्या है, उभय लिंगी की बात किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथी। देखिए समाज में जो होता है, राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे बात क्या है, समाज में ही स्त्री पुरुषों के भेद के बारे में संदर्भित किया जाता है। उभय लिंगी की बात किया है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, इसके बारे में बांटना ही समाज से ही संदर्भित है। तो राइट आंसर गया था हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ गया था, राइट आंसर हमारा तीसरा होगा। और बता दें कि उत्तर नीचे दिए गए हैं। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, यूट्यूब में जाके सर्च करिए और क्या करिए, सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही लाइव जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और क्लास देखने के बाद क्या करिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ठीक है, शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। और आशा करते हैं आज के प्रश्न जो थे बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की दृष्टि से भी मज़ा आया होगा यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करते हुए। तो आज के लिए इतना ही, और आगे अगले प्रश्न के लिए इंतजार करिए। हो सकता है कल की क्लास ना चल पाए क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा काम है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।